नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रोग्राम उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी में आपका स्वागत है। कहानियों की श्रृंखला में आज कहानीकार बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी जी हैं। रावलपिंडी में जन्मे भीष्म साहनी जी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। भीष्म साहनी जी को हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। स्वाधीनता के आंदोलन से भी जुड़े रहे और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। भीष्म साहनी जी को 1975 में उनकी प्रसिद्ध रचना तमस के लिए साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला। साथ ही साथ पंजाब सरकार द्वारा शिरोमणि लेखक अवार्ड और भारत सरकार के पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आज की कहानी का नाम है खून का रिश्ता, जो उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। खून का रिश्ता भीष्म साहनी के वर्तमान समाज में टूटते रिश्तों की वास्तविकता और वातावरण प्रधान कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। खाट की पार्टी पर बैठा चाचा मंगल सेन हाथ में चिलम थामे सपने देख रहा था। उसने देखा कि वह समधियों के घर बैठा है और वीर जी की सगाई हो रही है। उसकी पगड़ी पर केसर के छींटे हैं और हाथ में दूध का गिलास, जिसे वह घूट घूट करके पी रहा है। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में आ जाती है, कभी पिस्ते की। बाबूजी पास खड़े समधियों से उसका परिचय करा रहे हैं। यह मेरा चचा जात भाई मंगल सेन। समधी मंगल सेन के चारों ओर घूम रहे हैं। उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाऊं? थोड़ा और चाचा जी। अच्छा ले आओ, आधा गिलास, मंगल सेन कहता है और तजरी से गिलास के तल में से शक्कर निकालने कर चाटने लगता है। मंगल सेन ने जीभ का चटकारा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया। हल्की सी झुरझुरी मंगल सेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। यह सपनों की बात नहीं थी। आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। बस थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे। बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगल सेन और घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। मंगल सेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में खून तो छटाक भर था, मगर ऐसा उछलने लगा कि बैठने नहीं देता था। ऐन उसी वक्त कोठरी में संतू आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगल सेन के हाथ में से चिलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। मंगल सेन के बदन में सिर से पांव तक लर्जिश हुई, पर यह सोचकर कि संतू खिलवाड़ कर रहा है, वह बोले, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। कई बार कहा है, मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को नहीं ले जाएंगे? वीर जी कहते हैं सगाई डलवाने के लिए बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। वीर जी आए हैं? चाचा मंगल सेन के बदन में फिर लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा। संतू घर का पुराना नौकर था, क्या मालूम ठीक ही कहता हो। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चिलम के 2 कष्ट लगाए, फिर चिलम को ताख पर रखकर बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा, लगा लो शर्त। 2-2 रुपए की शर्त लगती है। बस बकबक ना कर, जा अपना काम देख। ऊपर रसोई में सचमुच बहस चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के ऐन बीच में वीर जी और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेक रही थी। माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। मैंने कह दिया, माँ मेरी सगाई 1.25 रुपए में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। जो मंजूर नहीं तो अभी से। बस आगे कुछ मत कहना। माँ ने झट से टोकते हुए फिर शुभ होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो, आजकल कौन किसी की सुनता है, छोटा सा परिवार है।
और इसमें भी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी करोगे। अपनी क्यों करेगा, मैं कान खींचकर इसे मनवा लूंगा, बाबूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा। पर वीर जी खींच उठे। क्या आप खुद नहीं कहते थे कि ब्याह शादियां पैसे बर्बाद करने के लिए नहीं होते? अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिए। बस आप अकेले जाइएगा और 1.25 रुपए लेकर सगाई डलवा लाइएगा। आप अकेले जाइए और 1.25 रुपए लेकर सगाई डलवा लाइए। वाह जी वाह, मैं क्यों ना जाऊं, आजकल बहनें भी जाती हैं, मनोरमा ने सिर झटक कर कहा। वीर जी तुम इस मामले में चुप रहो। सुनो बेटा, न तुम्हारी बात न मेरी बात, बाबूजी बोले। केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे, कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा, वहां उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं, जो समझी ठीक समझे दे दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर वीर जी तुनक कर कुछ कहने ही जा रहे थे जब सीढ़ियों पर मंगल सेन के कदमों की आवाज आई। अच्छा, अब मंगल सेन के सामने कोई बात नहीं करना, खाना खा लो, फिर बातें होती रहेंगी, माँ जी ने कहा। 50 बरस की उम्र में मंगल सेन के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे। जब चलता तो उचक उचक कर हिचकोले खाता हुआ, और जब सीढ़ियों पर चढ़ता तो पाँव घसीट घसीट कर बार बार छड़ी ठोकता हुआ। जब भी वह सड़क पर जा रहा होता, मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगल सेन से मजाक करके कहता, आओ मंगल सेन जी, पेच कस दें। और जवाब में मंगल सेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहता, अपने बड़ों के साथ मजाक नहीं करते, तू अपनी हैसियत तो देख। मंगल सेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। किसी जमाने में फौज में रह चुका था, इस कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। खाकी रंग सरकारी रंग है, पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। इस पर ऊंचा खानदान और शहर के धनी मनी भाई के घर में रहना, ऐठता नहीं तो क्या करता। दहलीज पर पहुंचकर मंगल सेन ने अंदर झांका। खिचड़ी मूछें सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो गई थी। घनी भवों के नीचे दाईं आंख कुछ ज्यादा खुली हुई और बाईं आंख कुछ ज्यादा सिकुड़ी हुई थी। सामने के 3 दांत गायब थे। भौजाई जी, आप रोटियां सेक रही हैं नौकरों के होते हुए। आओ मंगल सेन जी, आओ, जरा देखो तो यहाँ कौन बैठा है। नमस्ते चाचा जी, वीर जी ने बैठे बैठे कहा। अरे उठकर चाचा जी को पाए लगन करो बेटा, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है, बाबूजी ने बेटे को झिड़क कर कहा। वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी को पलागन किया। चाचा जी झेप गए। कोने में बैठा संतू, जो नल के पास बर्तन मलने लगा था, कंधे में मुंह छिपाए हंसने लगा। जीते रहो, बड़ी उम्र हो, मंगल सेन ने कहा और वीर जी के सिर पर गंभीरता से हाथ फेरा कि वीर जी के बाल बिखर गए। मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी। सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए। वाह वाह, बैठ जा मंगल सेन, बहुत बातें नहीं करते, बाबूजी बोले। आप मेरी जगह पर बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले लूंगा, वीर जी ने कहा। 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगल सेन की टांगें नहीं टूट जाएंगी, बाबूजी बोले। या खुद भी चटाई पकड़ सकता है। जाओ मंगल सेन, जरा टांगे हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लाओ। माँ जी ने दांत तले होठ दबाया और घूर घूर कर बाबी जी की ओर देखने लगी। नौकरों के सामने तो मंगल सेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए, आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ तो लिहाज करना चाहिए। मंगल सेन छज्जे पर से चटाई उठाने गया। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे से गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहां नहीं है चाचा जी, मैं दिए देता हूं, ठहरो, एक ही बर्तन रह गया है, मल कर उठता हूं। संतू निश्चिंत बैठा, कंधों के बीच सिर झुकाए बर्तन मलता रहा। मनोरमा घुटने के ऊपर अपनी ठुड्डी रखे दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई वार्ता सुनाने लगी। दुकानदारों की टांगें इतनी छोटी होती हैं भैया, क्या तुमने कभी देखा है? अपने भाई की ओर कनखियों से देखते हुए हंसती हुई बोली। जितनी देर वे गद्दी पर बैठे रहें ठीक लगते हैं, पर जब उठ खड़े होते हैं तो सहसा छोटे हो जाते हैं। इतनी छोटी छोटी टांगें। आज मैं उस दुकान से सूटकेस लेने गई थी।
उठो संतू, चटाई ला दो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। चाचा मंगल सेन संतू से आग्रह करने लगे। वहां खड़े क्या कर रहे हो मंगल सेन, चलो इधर आओ। उठ संतू, चटाई ले आ। सुनता नहीं तू? इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है, माँ बोली। संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी। उसी वक्त जाकर चटाई लेकर आए। माँ जी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ 2 थालियों में से एक थाली उठाकर मंगल सेन के सामने रख दी। मैले रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगल सेन चटाई पर बैठ गया। थाली में आज 3 भाजियां रखी थी। चपातियां खूब गरम गरम थी। सहसा मंगल सेन से बाबूजी ने पूछा, आज रामदास के पास गए थे, किराया दिया या नहीं? मंगल सेन खुशी में था, उसी तरह चहक कर बोला, बाबूजी वह अफीमची कभी घर पर मिलता है? कभी नहीं, आज घर पर था ही नहीं। एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा। तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? रसोई में गहरा सन्नाटा छा गया। माँ ने होंठ भींच लिए। मंगल सेन की पुलकन सिरहन में बदल गई। उसका दायां गाल हिलने लगा था, जैसे चपत पड़ने पर सचमुच हिलने लगता है। 6 महीने का किराया उस पर चढ़ गया है, तो करता क्या रहता है? नुक्कड़ में बैठे संतू के भी हाथ बर्तनों को मलते मलते रुक गए। भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे। हाय बेचारा, मनोरमा ने मन ही मन में कहा और पैरों की उंगलियों की ओर देखने लगी। वीर जी का खून खौल उठा। चाचा जी गरीब है ना, इसलिए उन्हें इतना दुत्कारा जाता है। और पराठा डालूं मंगल सेन जी? माँ ने पूछा। मंगल सेन का कौर अभी गले में ही अटका हुआ था। दोनों हाथों से थाली को ढकते हुए हड़बड़ा कर बोले, नहीं भौजाई जी, बस जी। जब मेरे यहाँ रहते हुए यह हाल है, तो जब मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा तब क्या हाल होगा? मैं चाहता हूं तो कुछ सीख जाएगा और किराए का सारा काम संभाल ले। मगर 6 महीने हो गए तुझे यहाँ आए हुए, तूने कुछ नहीं सीखा। इस वाक्य सुनकर मंगल सेन के सर्द लहू में थोड़ी सी हरारत आई। मैं आज ही किराया ले आऊंगा बाबूजी। न देगा तो जाएगा कहाँ? मेरा भी नाम मंगल सेन है। मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा तो तुम ही तो काम संभालोगे। नौकर कभी किसी को कमाकर नहीं खिलाते। जमीन जायदाद का काम करना हो तो सुस्ती से काम नहीं चलता, कुछ हिम्मत से काम लिया करो। मंगल सेन के बदन में झुरझुरी हुई। दिल में ऐसा हुलास उठा कि जी चाहा पगड़ी उतार कर बाबूजी के कदमों पर रख दे। हुमक कर बोला, चिंता ना करो जी, मेरे होते हुए यहाँ चिड़ी फड़क जाए तो कहना। डर किस बात का? मैंने लाम देखी है बाबूजी। बसरे की लड़ाई में कप्तान रस्किन था हमारा। कहने लगा, देखो मंगल सेन, हमारी शराब की बोतल लारी में रह गई है, वो हमें चाहिए। उधर मशीन गन चल रही थी। मैंने कहा, अभी लो साहब, और अकेले वहां जाकर बोतल निकाल लाए। ऐसी क्या बात है? मंगल सेन फिर चहकने लगा। मनोरमा मुस्कुराई और कनखियों से अपने भाई की ओर देखकर धीमे से बोली। चाचा जी की दुम फिर हिलने लगी। मंगल सेन खाना खा चुका। उठते हुए हंसकर बोला, तो 4 बजे चलेंगे ना सगाई डलवाने? तू जा अपना काम देख, जो जरूरत हुई तो तुम्हें बुला लिया जाएगा, बाबूजी बोले। चाचा मंगल सेन का दिल थक से रह गया। संतू शायद ठीक ही कहता था, मुझे नहीं ले जाएंगे। उसे रुलाई सी आ गई, मगर फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ। बाहर जाकर जूते पहने, छड़ी उठाई और झूलता हुआ सीढ़ियों की ओर जाने लगा। वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से समतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ेगी, कहीं वीर जी से न उलझ बैठे। माँ जी को भी बुरा लगा। धीरे से कहने लगी, देखो जी, नौकरों के सामने मंगल सेन की इज्जत आबरू का कुछ ख्याल रखा करो। आखिर खून का रिश्ता है, कुछ तो मुंह मुलाहिजा करना चाहिए। दिन भर आपका काम करता रहता है। मैंने उसे क्या कहा ऐसा? बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। यूं रुखाई के साथ नहीं बोलते, वो क्या सोचता होगा? इस तरह बेआबरूई किसी से नहीं करनी चाहिए। क्या बक रही हो? मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी फिर बोले,
फिर सहसा वीर जी की ओर घूम कर कहने लगे, अब तू बोल भाई, क्या कहता है? कोई काम ढंग से करने देगा या नहीं? मैंने कह दिया पिताजी, आप अकेले जाइए और 125 रुपए लेकर सगाई डलवा लाइए। रसोई घर में चुप्पी छा गई। इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। वीर जी भी टस से मस नहीं हो रहे थे। सहसा बाबूजी ने सिर से पगड़ी उतारी और सिर आगे झुकाकर बोले, कुछ तो इन सफेद बालों का ख्याल कर, क्यों हमें रुस्वा करता है? वीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगल सेन गरीब हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। यह बात उसे खल रही थी। मगर जब बाबूजी ने पगड़ी उतार कर उसके सफेद बालों की दुहाई दी तो सहम गया। फिर साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते हैं तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाएं। कौन से चाचा जी को? माँ जी ने पूछा। चाचा मंगल सेन को। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूत को साथ ले जाएंगे? सारा शहर थू थू करेगा। माँ जी, अभी तो आप कह रही थी कि खून का रिश्ता है। किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं इसलिए। मैं कब कहती हूँ यह न जाए, लेकिन और संबंधी भी तो जाएं। अपने धनी मानी संबंधियों को छोड़ दें और इस बहरूपियों को साथ ले जाएं। क्या यह अच्छा लगेगा? तो फिर बाबूजी अकेले जाएं। वीर जी परेशान उठे। मैंने जो कहना था कह दिया, अब जो तुम्हारे मन में आए करो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए। बेटे के यूं उठ जाने से रसोई घर में चुप्पी छा गई। माँ और बाप दोनों का मन खिन्न हो उठा। ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर पर आए और यूं तकरार होने लगे। माँ का दिल टूक टूक होने लगा। उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ रहा था। उनका जी चाहता था कह दे, जा फिर, मैं भी नहीं जाऊंगा, भेज दे जिसको भेजना चाहता है। मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का न था। सबसे पहले माँ ने हार मानी। क्या बुरा कहता है, आज के लड़के माँ बाप के हजारों रुपए लुटा देते हैं। इसके विचार तो कितने ऊंचे हैं। यह तो 125 रुपए में सगाई करना चाहता है। तब मंगल सेन को ही अपने साथ ले जाओ, अकेले जाने से तो अच्छा है। बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले, मगर आखिर चुप हो गए। बच्चों के आगे किस माँ बाप की चलती है, और चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगे। जा संतू, मंगल सेन को कह दे तैयार हो जाएं। माँ जी ने कहा। मनोरमा चहक उठी और भागी हुई वीर जी को बताने चली गई कि बाबूजी मान गए। मंगल सेन को जब मालूम हुआ कि वह अकेला ही बाबूजी के साथ जाएगा तो कितनी ही देर तक वह कोठरी में उचकता और चक्कर लगाता रहा। बदन का छटाक भर खून उछलने लगा। जी चाहा कि संतू से उसी वक्त शर्त के 2 रुपए रखवा ले। क्यों ना हो, आखिर मुझसे बड़ा संबंधी है भी कौन? मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे? मैं और बाबूजी ही इस घर के कर्ता धर्ता हैं, और कौन है? जितना ही अधिक वह इस बात पर सोचता, उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन पर विश्वास होने लगता। आखिर उसने कोने में रखे ट्रंक को खोला और कपड़े बदलने लगा। घंटा भर बाद मंगल सेन तैयार होकर आंगन में आया तो माँ जी का दिल बैठ गया। यह सूरत लेकर समधियों के घर जाएगा। मंगल सेन के सिर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैली कमीज, ऊपर खाकी फौजी कोट जिसके धागे निकल रहे थे, और नीचे धारीदार पजामा और मोटे मोटे काले बूट। माँ को रुलाई आ गई, पर यह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाते हुए आगे बढ़ गई। मनोरमा, जब भाई की अलमारी में से एक धुला पजामा निकाल ला। फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना। मंगल सेन के पास ढंग की पगड़ी नहीं है। मंगल सेन का कायाकल्प होने लगा। मनोरमा पजामा ले आई। संतू बूट पॉलिश करने लगा। आंगन के ऐन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगल सेन को बिठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की 2 सहेलियां भी आ पहुंची। मंगल सेन पहले से ही छोटा लग रहा था। नंगा सिर, दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े, आगे की ओर झुककर बैठा था।
बार बार उसे रोमांच हो रहा था। मंगलसेन का स्वप्न सचमुच साकार उठा। समधियों के घर उसकी वह आवभगत हुई कि देखते ही बनता था। मंगलसेन आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा चल रहा था। समधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से कहा, और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और। जवाब में मंगलसेन ने कहा, हाँ, आधा गिलास ले आओ। समधियों के घर की ऐसी सज धज थी कि मंगलसेन दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लगा। आवाज ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं? हमारा बेटा तो एमए पास है। जी, आपकी दया से लड़की ने इसी साल बीए पास किया है। मंगलसेन ने छड़ी से फर को ठकोरा, फिर सिर हिलाकर बोला, घर का काम धंधा भी कुछ जानती है या सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है? जी, थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों? आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया। समधी बादामों से भरे कितने ही थाल लाकर बाबूजी और मंगलसेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांधकर कहा, मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूंगा। मेरा इन चीजों में विश्वास नहीं। हमें अब अपनी पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहें। आपका 1.25 रुपया मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। आपको किस चीज की कमी है लाला जी, पर हमारा दिल रखने के लिए कुछ स्वीकार कर लीजिए। बाबूजी मुस्कुराए, नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर न करें। यह उसूल की बात है। मैं तो 1.25 रुपया ही लेकर जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहे। आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी विराजेगी। मंगलसेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। हुमक कर बोला, एक बार कह जो दिया कि हम 1.25 रुपया ही लेंगे। आप बार बार क्यों तंग करते हैं? बेटी के पिता हंस दिए और पास खड़े अपने किसी समधी के कान में बोले, लड़के के चाचा हैं, दूर के, घर में टिके हुए हैं। लाला जी ने आसरा दे रखा है। आखिर समधी अंदर से एक थाल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा हुआ था। बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी के थाल में चांदी की 3 चम्मच कटोरियां रखी थी। एक में केसर, दूसरी में रांगला धागा, तीसरी में एक चमकता चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। आपने आखिर अपनी बात कर ही ली, बाबूजी ने हंसकर कहा। मैं तो केवल 1.25 रुपया लेने आया था। मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियां, थाल और चम्मचों का मुंह लाकने लगे। मनोरमा और उसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थीं जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए। मंगलसेन के कंधे पर थाल था, लाल रंग के रुमाल से ढका हुआ, और आगे आगे बाबूजी चले आ रहे थे। वीर जी अब भी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नॉवेल के पन्नों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। उनका माथा ढका हुआ था, मगर हृदय धूमिल भावनाओं से उद्वेलित होने लगा था। क्या प्रभा मेरे लिए कोई संदेश भेजेगी? 1.25 रुपये में सगाई डलवाने के बारे में वो क्या सोचती होगी? मन ही मन तो जरूर मेरे आदर्शों की सराहना करती होगी। मैंने गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा। इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है? लाख लाख बधाइयां भौजाई जी। घर में कदम रखते ही मंगलसेन ने आवाज लगाई। मनोरमा और उसकी सहेलियां भागती हुई जंगले पर आ गई। बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झपट कर थाल चाचा मंगलसेन के हाथ से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती? वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी के पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे। लाइए, मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। माँ जी की दोनों बहनें भी इस बीच आ गईं। माँ जी ने गले मिल मिलकर बधाइयाँ लेने लगी। आवाज सुनकर वीर जी भी जंगले पर आ गए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहसा ही वह ससुराल की चीजों से गहरा लगाव महसूस करने लगी। इस रुमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथों से छुआ होगा।
उसका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम ले। इस भेंट को देखकर उसका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा। माँ जी ने थाल पर से रुमाल उठाया। चमकती कटोरियां, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। वीर जी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीजों को करीने से सजा कर रखा होगा। पानी पिलाओ संतू। चाचा मंगल सेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर संतू को आवाज लगाई। इतने में माँ जी को याद आई, 3 कटोरियां और 2 चम्मच, यह क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, अजी सुनते हो? तुम भी कैसे हो? आज के दिन कोई अंदर जाकर बैठता है। क्या है? बाबूजी ने अंदर से ही पूछा। कुछ बताओ तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया है? बस थाल में जो कुछ है वही दिया। तेरे बेटे ने मना जो कर दिया था। क्या 3 कटोरियां थी और 2 चम्मच थे? नहीं तो चम्मच भी 3 थे। चम्मच तो यहां सिर्फ 2 रखे हैं। नहीं, ध्यान से देखो, जरूर 3 होंगे। मंगल सेन से पूछो, वही थाल उठाकर लाया था। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? मंगल सेन संतू को सगाई का ब्यौरा दे रहा था। समधी हमारे सामने हाथ बांधे यूं खड़े थे जैसे नौकर हों। लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी सलीके वाली है, बीए पास है, सीना पिरोना भी जानती है। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वही थाल में होगा। मंगल सेन ने लापरवाही से जवाब दिया, थाल में तो नहीं है। तो उन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे। बाबूजी ने थाल लिया था। हमें बेवकूफ बना रहे हो मंगल सेन। तुम्हारे भाई ने कहा कि 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी, इसलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गंवाओगे। कुछ नहीं तो 5-5 रुपए के एक चम्मच होंगे। मंगल सेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर से उठकर कहा, मैं अभी जाकर पूछ आता हूं, इसमें क्या है? हो सकता है उन्होंने 2 चम्मच ही दिए हों। वहां कहाँ जाओगे? बताओ चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा रहा। बाबूजी, थाल तो आपने लिया था, आपने चम्मच गिने नहीं थे। मेरे साथ चालाकी करता है, बदजात। बता तीसरा चम्मच कहाँ है? माँ जी चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठी। बहनों की ओर घूम कर बोली, गिनी चुनी तो समधियों ने चीजें दी, उसमें से भी अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है। कैसा ढीठ आदमी है, सुन रहा है और कुछ नहीं बोलता। बाबूजी ने गरज कर कहा। चम्मच खो जाने पर अचानक वीर जी को भी गुस्सा आ गया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वो उन तक पहुंच ही नहीं पाया। प्रभा के प्रेम की पहली निशानी ही खो गई। वीर जी सहसा आवेश में आ गए। वीर जी ने आओ देखा न ताओ मंगल सेन के पास जाकर उन्हें दोनों कंधों से पकड़कर झिझोर दिया। आपको इसीलिए भेजा था कि आप चीजें गंवा आए। सभी चुप हो गए। सत्ता सा छा गया। वीर जी खिन्न से महसूस करने लगे कि मुझसे यह क्या भूल हो गई और झेप कर वापस जाने लगे। तुम इस बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया है तो तुम्हारी बला से। सबका अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है। एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन जाएगा। जेब तो देखो इसकी, बाबूजी ने गरज कर कहा। मौसियां झेप गईं और पीछे हट गई, पर मनोरमा से न रहा गया। झट आगे बढ़कर वो जेब देखने लगी। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगल सेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगल सेन खड़ा कभी एक का मुंह देख रहा था, कभी दूसरे का। वह कुछ कहना चाहता था मगर मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। एक जेब में एक मैला सा रुमाल निकला, फिर बीड़ियों की गड्डी, माचिस का छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। इस जेब में तो नहीं है, मनोरमा बोली और दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एक एक चीज निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा दिखा कर हंसती। दाई जेब में कुछ खनका। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका है, इसी जेब में है, चोर पकड़ा गया। तुमने सुना मालती? जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था जो चाबियों के गुच्छे से लगकर खनका था।
छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने अपने साथ है। आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगलसेन जी, लेकिन यह सगाई की चीज थी। मंगलसेन की सांस फूलने लगी और टांगें कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। दोनों कान खोलकर सुन ले मंगलसेन, बाबूजी ने गरज कर कहा, मैं तेरे से 5 रुपए का चम्मच लेके रहूंगा, इसमें मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। मंगलसेन खड़े खड़े गिर पड़ा। बधाई बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियों की आवाज एक साथ आई। मंगलसेन गिरा भी अजीब ढंग से। धम से जमीन पर जो गिरा तो उकड़ू हो उठा और पगड़ी उतरकर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी न रोक सकी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता है, इतनी रुखाई से कोई बोलता है, माँ जी ने कहा। फिर घबराकर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू और इन्हें छज्जे पर लेटाओ। वीर जी फिर खिन्न सा अनुभव करते हुए अपने कमरे में चले। मैंने जल्दबाजी की, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। इन्होंने चम्मच कहाँ चुराया होगा, जरूर कहीं गिर गया होगा। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेलियां आंगन में कालीन बिछाकर बैठ गईं। ढोलक की आवाज सुनकर पड़ोस ने घर में बधाई देने आने लगी। ऐन इसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोचवश वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर आएगा या वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि प्रभा का भाई वीर जी का साला है। भागी हुई उसके पास पहुंची और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आओ बेटा आओ, अंदर आओ, तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूं। मिठाई खाओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी। लड़का सकुचा गया। नहीं, मैं तो यह देने आया हूं, उसने कहा और जैकेट की जेब से एक चमकता सफेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों से वापस चला गया। हाय, चम्मच मिल गया माँ जी, चम्मच मिल गया। पर माँ जी संबंधियों से घिरी खड़ी थी। मनोरमा रुक गई और माँ जी से नजरें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चम्मच को हिलाने लगी। चम्मच को कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती, कभी ऊंचा फेंक कर हाथ में पकड़ती, पर माँ जी कुछ समझ ही नहीं रही थी। छज्जे पर संतू ने मंगलसेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी का छींटा देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए, बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपए नगद तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपनी मनपसंद कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें।